Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे। और आज हम इस वीडियो में हैं आपके साथ क्लास 9 फिजिक्स वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर के साथ, जिसमें आज वर्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इजी है। और यदि आप क्लास 11th में साइंस लेंगे तो ये वर्क, एनर्जी, पावर वहाँ भी आएगा। यदि यहाँ आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क के बारे में। सिंपल जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आता है वर्क के बारे में कि एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच वी डू। सपोज यू आर रीडिंग एंड एनीवन आस्क्स व्हाट आर यू डूइंग, मीन्स आप क्या कर रहे हो, यानी क्या काम कर रहे हो। यू विल से आई एम रीडिंग। तो जनरल जो हमारा सेंस है वर्क, काम का मतलब कोई भी एक्टिविटी। तो इन डे टू डे लाइफ एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज कंसिडर्ड वर्क। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गार्ड इज स्टैंडिंग in front of your school gate whole day without moving, एकदम attention position में, he is doing some work. If you are reading without moving your limbs even and lips, कोई हाथ वाथ में मूवमेंट नहीं है, लिप्स में भी कोई मूवमेंट नहीं है, और रात भर आप पढ़ते रहे, यदि कोई पूछेगा आप क्या करो, मतलब आपको लगेगा हम कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इन द बोथ केसेस, वर्क हैज नॉट टू बी डन। इफ अ स्टूडेंट इज पुशिंग अ बॉल होल अ डे, काम कर रहा ना, पुश कर रहा दीवार को, पुशिंग। आप इंग्लिश में पढ़ते हो वर्ब, वर्ब क्या है? एनी टाइप ऑफ वर्क, कोई भी काम वर्ब है, तो ये पुशिंग वर्ब है ना, काम है ना। बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स pushing may be work, but in this case where the student is pushing the ball but ball is at the same position and same condition, then why has not done any work according to physics. फिजिक्स के लैंग्वेज में उसने कोई वर्क नहीं किया। ठीक है। जनरल डे टू डे लाइफ में जो गार्ड खड़ा है वो भी वर्क किया कर रहा है, हम रात भर पढ़े वर्क किए, बच्चा पुश कर रहा है, वर्क कर रहा है। डे टू डे लाइफ में किसी से बोलोगे तो समझो, उसका कहेगा हाँ तो काम तो कर रहा है। बट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इन ऑल दीज केसेस, वर्क हैज नॉट टू बी डन। तो वर्क का क्या कॉन्सेप्ट है साइंस का? तो अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इफ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी ऑन विच फोर्स हैज बीन अप्लाइड, वर्क कब कहा जाता है? वर्क is said to be done if force produces motion in the body on which it is applied. It is means force is applied. Means in other way you can say, if force is applied on an object and object starts moving, object displaces, moving means if any object will move means it will get displaced. So in another way you can say that if a force is applied on an object and an object displaces from its place, है ना, let this is an object A, and on this object force F is applied, and after applying the force F, object displaces from A to B,
अब वो ए से बी पे आ जाता है, देन वी विल से दैट वर्क हैज बीन डन. बट इफ आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स एफ ऑब्जेक्ट डजंट डिस्प्लेसेस लिटिल बिट फ्रॉम पोजीशन ए, then we will say that work has not been done. क्लियर? यानी एकदम सिंपल सा फंडा लगाइए कि मैं आप लोग को बोलता हूं ना, आप बोलते हो सर हम पूरा पढ़ के आए हैं और टेस्ट में आपका मार्क्स आ गया 0. होता है ऐसा? 0 फिर नहीं सर हम तो बहुत पढ़े थे. बस यही है साइंस के लैंग्वेज में आपने नहीं पढ़ा. आप पढ़े तो मार्क्स 0 क्यों आया? रिजल्ट तो कुछ दिखाई नहीं. तो उसी तरह से यहां आपने खूब फोर्स लगाया, दीवार को हम पुश किए जा रहे हैं, धक्का दिए जा रहे हैं और रिजल्ट कुछ दिखा गया. दीवार तो वही का वही है. तो आपने क्या किया? दीवार तो वही का वही है ना, रिजल्ट 0. तो इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वर्क हैज टू बी डन. इट इज सेड दैट वर्क हैज बीन डन ओनली इफ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. यदि फोर्स अप्लाई हुआ और ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ, ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, देन वी विल से दैट वर्क हैज बीन डन. क्लियर? एग्जाम्पल, अब वर्क हमने तो पहले एग्जाम्पल दिया रीडिंग वाला, उसमें तो हुआ नहीं. अब यहां एग्जाम्पल यही लीजिए. सपोज अ पर्सन पुश अ कार एंड कार डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देन work has been done by the person. कोई problem? If you lift anything from the ground, then work has been done, because if you have applied force on the object to lift it and object displaces from its place, ground से वो कुछ height तक आया, displacement हुआ ना, means आपने work किया. If you push a boy and boy displaces from its place, means you have done work. But if you push a heavy truck and truck doesn't displace a little bit from its place or position, means you have not done any work. Even if you have applied the force up to 2 or 3 hours, 2-3 घंटे तक आप लगाते रह गए फोर्स, धक्का देते रह गए, पुश करते रहे, जैसे दीवार को आप पुश करते रह गए, लेकिन यदि वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ उस ट्रक में, मीन्स आपने वर्क नहीं किया. अब इसका जैसे अब देखिए यहां पे 2 चीज, तो भी वर्क हुआ, इसके लिए क्या 2 कंडीशन है बता सकते हैं आप लोग? तो ये कंडीशन यहां पे हुआ. व्हाट आर द 2 एसेंशियल कंडीशन टू से दैट वर्क हैज बीन डन? वर्क हुआ यह कहने के लिए 2 एसेंशियल कंडीशन. वो 2 एसेंशियल कंडीशन क्या है? बोलिए आदित्य सिंह बनाफर. एनर्जी का अभी तक हमने कहीं नाम ही नहीं लिया. अभी तक जितना डिस्कशन हुआ उसमें कहीं एनर्जी का बात हुआ? जो बात ही नहीं हुआ वो कहां से आ गया आपके माइंड में? सर, दैट ऑब्जेक्ट शुड डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स प्लेस. यस, एंड फोर्स मस्ट बी अप्लाइड. बिल्कुल, है ना. पहला कंडीशन है फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी गेट्स डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, है ना. ऑब्जेक्ट अपने आप डिस्प्लेस हो गया तो भी वर्क नहीं, आखिर वर्क किया, कोई फोर्स तो किसी ने लगाई नहीं, अपने आप से लुढ़क गया. मान लो सपोज करो, अब डेफिनेटली वहां लुढ़काने वाला कोई ना कोई फोर्स होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है बिना फोर्स के तो कुछ हो ही नहीं सकता. इनर्शिया पढ़ो ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा कोई बॉडी अपने ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता. लेकिन यहां पे हम बोलेंगे कि 2 कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशंस टू से दैट द वर्क हैज बीन डन. Two important and essential conditions to say that work has been done are: first, force must be applied on any object.
किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाना चाहिए। एंड देन सेकेंड, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इंक कम हो गया इसमें, है ना। इनिशियल पोजीशन से वो डिस्प्लेस होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका क्वेश्चन कि व्हाट आर द टू एसेंशियल कंडीशन टू से दैट वर्क हैज बीन डन। तो फर्स्ट, फोर्स मस्ट बी देयर एंड displacement in the object must be there, means force must be applied and displacement must be there in the object upon which force has been applied। जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया गया उसमें डिस्प्लेसमेंट जरूर होना चाहिए। कोई डाउट्स यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। मीन्स अब कितना वर्क हुआ वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। हाउ विल वी कैलकुलेट हाउ मच वर्क हैज बीन डन। तो डेफिनेटली आप देखिए कि आपने पढ़ा कि वर्क किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो डेफिनेटली जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क मींस कितना वर्क हमने किया, हाउ मच वर्क हैज बीन डन मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। तो डेफिनेटली हमने कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। सपोज कीजिए हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे वर्क उतना ज्यादा होगा, और हम समझते हैं जितना ज्यादा दूर तक ऑब्जेक्ट जाएगा उतना ज्यादा वर्क हमने किया। मीन्स कहीं ना कहीं जो, जैसे आप चले जाइए प्रीवियस चैप्टर में आप जो मोमेंटम पढ़े थे, जिसमें मोमेंटम इक्वल टू हुआ था क्या, वेलोसिटी इनटू मास। सेम चीज यहां बन रहा है कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना वर्क हो रहा है, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना वर्क होगा। यानी वर्क जो है कहीं ना कहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो अब मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, क्योंकि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स मींस सिंस वर्क डन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, फोर्स एंड displacement, therefore the magnitude of work will also depend on the two factor, magnitude of the force applied and magnitude of the displacement, है ना। so work equal to हो जाएगा force into displacement, means work का सिंबल W, फोर्स का F, डिस्प्लेसमेंट का S, सो W इक्वल टू F इंटू S। ये आपका फॉर्मूला, इस पे आपका न्यूमेरिकल्स है, सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं बनेगा पूछिएगा आप लोग, है ना। अब इसी से आप इसका यूनिट निकाल दीजिए। यूनिट कैसे निकलेगा, देखिए यहां पे एक चीज और बता दूं, ये तो हमने ऐसे जनरल बताया। अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा, वर्क डन, यहीं पे मैं आपको बना दूं दोनों, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। when you lift any object, when you lift any object means you are doing work against gravity। तो आप किसी भी चीज को उठाते हो तो आपको ताकत लगाना पड़ता ना, क्यों, मतलब उसको कोई ना कोई चीज नीचे की ओर खींच रहा है, मीन्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, आप उसको ऊपर ला रहे हो, मीन्स आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। और कितना फोर्स लगाओगे, है ना, मीन्स जितने फोर्स से ऑब्जेक्ट उसको खींच रहा है। आपने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, ग्रेविटेशन में आपको पढ़ाया है ना, कि वेट और मास। तो मास तो आपको दूसरा चीज है, वेट क्या है, वेट इज द फोर्स बाय विच एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जो हम वर्क करेंगे, यहां पे वर्क हो जाएगा क्या, आपका फोर्स इंटू, यहां भी डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी यहां पे फोर्स क्या होगा आपका, उतना ही फोर्स लगाओगे जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है ना, WEIGHT, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट हो जाएगा हाइट में। यहां तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हमने किया, जब बॉडी को हम लिफ्ट करेंगे तो वो हाइट में आ जाएगा। अब वेट, सपोज कीजिए जो ऑब्जेक्ट हम लिफ्ट कर रहे हैं उसका मास m है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, वेट ऐसे भी आपने पढ़ा क्या होता है, mg, और हाइट h, सो W इक्वल टू mgh, दिस इज द
अनदर फॉर्मूला ऑफ वर्क, अनदर फॉर्मूला क्या बोलेंगे, इसी से हमने डिराइव किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से तो डिराइव किया है ना। अंतर यह है कि जब हम बॉडी को हम लिफ्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं, तो जो वहां पे फोर्स हो जाएगा वो बॉडी का वेट हो जाएगा। अब दोनों केस पे देखते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी न्यूटन मीटर, है ना। यहां भी देखिए एम, यहां बोलोगे एम का किलोग्राम, जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही तो हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्योंकि देखिए एफ इक्वल टू एम ए, एम किलोग्राम, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम जी का भी वैल्यू क्या है, न्यूटन ही है। आप पढ़े भी हो मास एंड वेट में, वेट का यूनिट न्यूटन, तो यहाँ भी आपका न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर, और इन पे वर्क पे ज़्यादा वर्क जूल्स आपने किया, इसलिए उनके ऑनर में हम इस न्यूटन मीटर को ना बोल के क्या बोलते हैं, जूल, इसका सिंबल है कैपिटल जे। ये ऐसा यूनिट हुआ, कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट। इसी का सीजीएस यूनिट अर्ग है। सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है, उसको भी मैं बता देता हूं। रब करें इसको यहां तक, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ and work done against gravity, तो W इक्वल टू एफ एस एंड W इक्वल टू एम जी एच। लीनियर की कंडीशन में आपका W इक्वल टू डायरेक्ट एफ एस लगाइए, और यदि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज लिफ्टिंग, है ना, तो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड देन W इक्वल टू एम जी एच। आपने देखा एस आई यूनिट ऑफ वर्क, जूल देखा, एस आई यूनिट ऑफ वर्क क्या देखा आपने, जूल, है ना। अब हम इसका सीजीएस यूनिट एक होता है, याद कीजिए, पूछे या मत पूछे, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होता है अर्ग। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जैसे हम सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर लेंथ का, और ऐसा यूनिट मीटर, तो सेंटीमीटर और मीटर में कुछ रिलेशन है ना, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अर्ग एंड जूल। तो आपको जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था फिजिक्स का, तो आपको मैं न्यूटन और डाइन, न्यूटन जो है ऐसा यूनिट है फोर्स का, और डाइन सीजीएस यूनिट है, दोनों में रिलेशन बताया था। तो यहां देखिए 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा। 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 5 डाइन, मैं बताया हूं इसके पहले वाले चैप्टर में। और 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, मीन्स 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 टू द पावर 5 प्लस 2 डाइन सेंटीमीटर। जैसे न्यूटन मीटर को हम बोलते थे जूल, तो यहाँ डाइन सेंटीमीटर को बोलेंगे अर्ग, 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब देखिए जैसे आपको चैप्टर 2 में मैं बताया था कि डिफाइन 1 न्यूटन, सिमिलरली आपको इस चैप्टर में डिफाइन 1 जूल, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, तो सिंपल सी बात आप ध्यान लगाइए कि जैसे 1 फोर्स इनटू क्या होता है, एस वर्क इक्वल टू, यानी हम 1 न्यूटन इंटू 1 एस कर दें तो ये 1 जूल हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर, 1 मीटर है, 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल कहते हैं। तो हाउ विल वी डिफाइन 1 जूल, तो 1 जूल वर्क इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन व्हेन 1 Newton of force is applied on an object and object displaces by 1 meter. Means if 1 Newton force is applied on an object displaces by 1 meter, then the amount of work done is said to be 1 joule. ऐसे ही इसको डिफाइन करना है, कोई बहुत टफ नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तक? अब एक चीज देखिए, यहां तो सीधा सीधा, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स कुछ एंगल के साथ लग रहा है। तो दिस इज सेड फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली कुछ एंगल से, ऑब्लिक ऐसे तिरछा लग रहा है कहीं भी। अब वो ऑब्लिक का जो अमाउंट है ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो डिफरेंट एंगल से वो शो होगा, है ना। तो हम देखेंगे इसका, जैसे हमने डेरिवेशन अभी वर्क का किया, तो जब फोर्स ऑब्लिकली अप्लाइड होगा तो वर्क कैसे हम वर्क का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका हम अभी डेरिवेशन देख लेते हैं।
देखिए अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे। अभी तक तो हमने देखा लीनियर के लिए, वर्क डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स इधर की ओर लग रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जब फोर्स ऑब्लिकली अप्लाई होता है तो पूरा का पूरा फोर्स इसको डिस्प्लेसमेंट करने में अप्लाई नहीं होता। इसमें फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाता है। जब फोर्स तिरछा लगता है तो एक तो उसका कंपोनेंट हो जाता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है, हम इसको एफ भी मैं लिखता हूं यहां पे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। मींस फोर्स दो तरफ बढ़ जा रहा है। अब डेफिनेटली यदि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इधर मूव करवाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना। और यदि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑब्लिकली देन देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ फोर्स, वन vertical component of force, another horizontal component of force. Now if object is moving in horizontal direction, then the horizontal component of force is responsible for movement of the object, and if object is moving in vertical direction, then the vertical component of force is responsible for the upliftment of the object. लेकिन यहाँ जनरली ऐसे करो तो एक कम, हम यहाँ अभी इसी केस का पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो अब ये एफ लगा तो अब इसमें से हम कैसे जानेंगे कि सपोज कि जो ऐसे 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर कितना लग रहा है, 4 लग रहा है कि इधर 6 लग रहा है कि इधर 3 लग रहा है कि इधर 7 लग रहा है कि इधर 8 लग रहा है इधर 2 लग रहा है। हाउ विल वी डिसाइड, कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए देखिए एक चीज अब आपके लिए थोड़ा सा न्यू चीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जो आपका 9th में ट्रिगोमेट्री नहीं है, मैथमेटिक्स में 10th में है ना। तो ट्रिगोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करता है, काम करता है। ट्रिगोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जो उसके डिफरेंट 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो उसमें पर्टिकुलर दो साइड्स के बीच का रेशियो के लिए एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो नाम दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसे डिस हम कर देते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमको ये चाहिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये राइट एंगल हो गया, ये वैल्यू एफ है, इसका वैल्यू क्या है, एफ एच है ना। हमको ये फाइंड करना है ना। ये एंगल है, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, ये थीटा ले लेते हैं। तो आप यहां पे जो आप नहीं पढ़े अभी तक मैथमेटिक्स में, साइन थीटा जो है आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है, और कॉस थीटा जो है आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। टैन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। सिमिलरली कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, और कोसेक थीटा इसका। उतना का जरूरत नहीं, अभी हमको सिर्फ ये साइन और कॉस का जरूरत है ना। तो जैसे देखिए ये एफ मालूम है, ये थीटा मालूम है, ये फाइंड करना है। तो देखिए थीटा है, थीटा का सामने अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है ना। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो हाइपोटेनस है ही। तो ये क्या बच गया, बेस। हमको ये मालूम है, ये फाइंड करना। तो बी और एच, तो बी और एच के बीच में कौन सा रेशियो है, कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, और कॉस थीटा इक्वल टू बी कितना है हमारा, एफ एच, और एच कितना है, एफ, है ना। कोई प्रॉब्लम? अब हो गया एफ एच इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो गया। मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो काम कर रहा है ना, वो कितना फोर्स, एफ कॉस थीटा के इक्वल टू, है ना। सिमिलरली यदि हम वर्टिकल का निकालेंगे तो यहाँ पे एफ साइन थीटा आ जाएगा, उसकी भी अभी हमको आवश्यकता नहीं है ना। हम अभी इतने पे काम कर लेते हैं। अब जैसे देखिए हमको तो फोर्स निकालना है, तो वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। और यहाँ पे जो एफ रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, इफ फोर्स is applied obliquely then the
force responsible for the horizontal movement of the body is FH, horizontal component of force. समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि ऑब्लिकली फोर्स लग रहा है तो जो और ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फैक्टर है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आपका कितना आ गया? F cos थीटा. तो हम यहाँ F के जगह पे F पहले तो हम लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एच इंटू एस, और ये एफ एच कितना है? F cos थीटा इंटू एस. सो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. अब ये कॉस थीटा, थीटा आपका यहाँ पे एंगल है, वो 0 डिग्री है कि 1 डिग्री है कि 2 है कि 10 है कि 80 है कि 90 है ना, इस पे डिपेंड करेगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका हो गया W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. अब यहीं पे एक चीज और आपको बता दूं, कॉस कुछ वैल्यू बता दूं आपको. कॉस 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू वैल्यू होता है 1. ठीक है. कॉस 30 डिग्री इक्वल टू वैल्यू होता है √3/2. कॉस 45 डिग्री इक्वल टू वैल्यू होता है 1/√2. कॉस 60 डिग्री इक्वल टू वैल्यू होता है 1/2. और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू वैल्यू होता है 0. मीन्स देखिए, अब ये थीटा 0 कब होगा? जब ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है और फोर्स भी इधर लग रहा है, तो एंगल 0. मतलब सीधा सीधा एफ एस और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो एफ एस वो सीधा सीधा जो हमने W इक्वल टू एफ एस पढ़ा हुआ गया. अब उसके बाद 30 डिग्री है तो ये 45 है तो ये 90 हो गया. मीन्स 90 कब सिचुएशन बनेगा कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा कंडीशन. फोर्स सीधा ऊपर क्यों लग रहा है और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इस कंडीशन में भी वर्क डन आपका 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री आप लगाएंगे, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, और जैसे ये 0 होगा तो एफ एस इंटू 0 0. सो वर्क डन 0. कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे एक चीज देखिए, वेन थीटा इज, अब यहां से देखिए cos 120 150 ये सब निगेटिव हो जाएगा. cos है ना, ये जो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन देयर इज निगेटिव वैल्यू हो जाएगा. कॉस के लिए ना, फॉर कॉस हमको तो कॉस से ही मतलब है. तो यहां पे देखिए, इफ थीटा इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव वर्क होगा. क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क. पहला कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन 0 वर्क हो जाएगा. एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन निगेटिव वर्क हो जाएगा. ध्यान रखिएगा, है ना. मीन्स वेन पॉजिटिव वर्क इज डन, वेन निगेटिव, वेन 0. तो वेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री वर्क इज पॉजिटिव. वेन थीटा इज 90 डिग्री, theta equal to 90 degree, work done 0. And when theta is greater than 90 degree, it is work done negative. Work done 0 और कब कब हो सकता है? If force is 0, मतलब फोर्स लगा ही नहीं गया तो वर्क डन. If S is 0, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, देन वर्क डन 0, है ना. W इक्वल टू एफ एस पढ़ा ना, तो इफ any one of F or and S is 0 then work done is 0. और तीसरा चीज आपको जो आ गया कि वो तो कंडीशन है कि चलो जब फोर्स के डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रहा है. दूसरी बात, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन वर्क डन इज 0. अब ऐसा एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए एक कुली है, कुली जो है अपने हेड पे लोड लिया है, तो वो फोर्स कहाँ लगा रहा है? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन वो फोर्स कहाँ लगा रहा है? ऊपर. और चल रहा है कैसे? हॉरिजॉन्टल. तो फोर्स कहाँ है? इसको मिटा दूं, लग रहा है ऊपर की ओर, और चल कहाँ रहा है? इधर. ये फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एंगल
90, वर्क डन 0, है ना, हो गया। अब जैसे जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, दे आर ऑन, ऐसे तो ऑप्टिकल पाथ में मूव करता है लेकिन हम सर्कुलर मान लेते हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये सपोज कीजिए ये सन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की ओर लग रहा है और सारे प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं, तो ये टेंजेंट होता है। क्लास 10th में आप पढ़ेंगे तो जो टेंजेंट है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री, सो वहां भी वर्क डन 0। इफ यू आर making you have tied a stone with threads and revolving it in this way, then the work done by you is 0, क्योंकि आप फोर्स इधर की ओर लगा रहे हो और वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, then the work done 0। तो सिंपली वी कैन से then that if the displacement is in the direction of force, work done positive। जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लाइक क्रिकेट बॉल जब आता है आपके पास, अब बैट से हिट करते हो, हिटिंग द बॉल विथ बैट, वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बॉल भी इसी डायरेक्शन में गया, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वर्क डन पॉजिटिव। और यदि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स हम लगा रहे हैं इधर और ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, या फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, देन वर्क डन नेगेटिव। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, एग्जांपल वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे हम इफ वी आर लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, तो वी आर डूइंग पॉजिटिव वर्क बिकॉज वी आर अप्लाइंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द upward direction, means direction of force applied and direction of displacement is in the same direction, so work done by me positive, but at the same time work done by earth, work done by gravitational force negative, because earth gravitational force is in the downward direction and even then object is moving in the upward direction, so it is in the opposite direction, so work done is negative. And if the direction of force applied and direction of displacement is perpendicular to each other, then work done is 0. और any one either of F or S and S, ये दोनों में से कोई 0 है, then also work done 0. F 0 then work done 0, S 0 then work done 0, and if theta equal to 90 degree then work done as 0. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और वर्क से आदि रिलेटेड आप पढ़िए, कुछ डाउट्स होगा तो उस पर भी मैं चर्चा कर लूँगा, है ना। वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन निगेटिव, वर्क डन 0 ये कब होता है, इसके एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल सबका कम से कम याद रखिए, है ना। और जो W=FS, W=FS cos थीटा, W=mgh, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जितना भी पढ़ाया हूँ सब पे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल्स को आप पढ़ के रखिए। 1 जूल = 10⁻⁷ अर्थ, ये सब का रिलेशन आप समझ लीजिए अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एनर्जी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.